हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आप लोगों के लिए उसका जो सीरीज़ चला रही हूँ प्रीवियस ईयर का। तो आज का ये वीडियो जो CDP का रहेगा, जो जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, और ये ये जो पेपर फर्स्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जैसे अच्छे से विजिबल हो सके। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि जो एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, तो ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, और ऑप्शन सेकंड है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, और ऑप्शन थर्ड है कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर आप प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम में आता है पेपर में, तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों का लैंगिक से ज़रूर रहेगा। तो इसमें आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग भी अगर पहली बार जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो लोग घबराएं नहीं क्वेश्चन को देख करके कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग उसको आराम से माइंड करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और इतना सिंपल भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर आप लोग का क्लियर होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक खेल क्रिया के दौरान रोहन को चोट लग जाता है और रोहन रोने लगता है। और यह देखकर उनके पिता बोलते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन किसको दर्शाता है? तो आप लोगों को जैसे देखिए, अगर रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, ये तो नहीं सही हो सकता। और लैंगिक जो भेदभाव को कम करता है, ये तो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा ही दे रहा है ना, समानता तो दे नहीं रहा है। इसमें सीधी सीधी बात है कि उसमें जो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। जिसमें देखिए, हम लोग जो CDP में पढ़ाया जाता है कि जो बच्चे हैं और जो फीमेल है और मेल है, दोनों को एक ही तरह से बिहेव करना चाहिए। या फिर उसको ऐसा नहीं है कि तुम लड़के हो तो तुमको ब्लू कलर पसंद एकदम कंपलसरी है, और ये लड़की हैं तो इनको पिंक कलर ही कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, और ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अपने लड़कों को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। उनके पिता का यह कथन जो है रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके अकादमिक अंकों पर उनको नामांकित करना चाहिए। और देखिए, अगर हम जो प्रतिस्पर्धा पर बल देते हैं, ये भी सही नहीं है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना चाहिए। और जो अध्यापक को पाठ्यक्रम का पालन एकदम कठोरता से करना चाहिए, एकदम अटल होके नहीं, जो पाठ्यक्रम में है बस वही पढ़ाओ, उसके अलावा उनको कुछ भी मत पढ़ाओ। ये चीज़ें एकदम ही रॉन्ग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, उनको प्रचुर जो मौके प्रदान करने चाहिए, ठीक है, ज्ञान की संरचना को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, आपको योजना बताना है कि क्यों, क्या, कैसे, क्या, इसको जो लेव वैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, इस योजना को। तो ऑप्शन फर्स्ट में है कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि
अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। और ऑप्शन फोर्थ है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और एक बात कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि जो लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, जिससे आप लोगों का टेस्ट भी हो सके कि इसमें 30 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है। और जो रॉन्ग हुआ है उस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग पढ़िए और उस टॉपिक को भी जाके सेपरेटली पढ़िए कि क्यों आपका रॉन्ग हुआ है। तो ऐसे आप लोगों की तैयारियाँ जो हो वो अच्छी होंगी। तो और जो भी नए हैं, जो पहली बार बैठ रहे हैं, या फिर सभी के लिए जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सीटेट का क्लियर कर लेते हो, अच्छे से उसको सॉल्व कर लेते हो, तो आपका समझ लीजिए 80% जो है तैयारी एग्ज़ाम की हो चुकी है अच्छे से। और अगर आप लोग कितना भी पढ़ लो, अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि अगर क्यों क्या कैसे इस मामले में जो विलेव वेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या है। तो देखिए, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित क्या है, फिर प्रेषित करना, ये चीज़ें सही नहीं है। इसमें जो है ये इसके फोल्डिंग, देखिए ये पाड़ जो ये जो शब्द है पाड़, हर उसमें अलग अलग हिंदी में आते हैं, लेकिन आप लोग इसका इंग्लिश ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे इसके फोल्ड दिया हुआ है, तो इसका फोल्ड फॉर लर्निंग, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें हिंदी में बहुत सारे इसका नाम है, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। इसके फोल्डिंग मीन्स क्या होता है कि आप उसको थोड़े से सहायता करते हैं और वो काम अपने से खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, तो उसको इसका फोल्डिंग करते हैं। तो ऑप्शन इसका सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी मैं आप लोगों को छोटे छोटे एडवाइस दे रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो करके अपने आप में खुद अनुभव करेंगे कि नहीं मैं क्या सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उनके जो समाजीकरण के संदर्भ में बताना चाहिए कि क्या उसमें सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, और सेकंड देखते हैं कि जो विद्यालय है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और जो समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। और ऑप्शन फोर्थ है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो गया, देखिए हमेशा आप लोग एक बात याद रखिए, जो परिवार है वो जो समाजीकरण का प्रथम कारक होता है, और जो स्कूल विद्यालय होते हैं वो समाजीकरण के द्वितीय कारक। बस ये दो बात आप लोग याद रखिएगा, चाहे जैसे ही घुमा के शब्द पूछे या क्वेश्चन पूछे, आप लोग बस ये चीज़ें याद रखिए कि जो आप लोगों का विद्यालय है वो द्वितीय कारक है और जो परिवार है, जो आपकी फैमिली है, वो प्राथमिक है आपका। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि जो विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड की बहु बुद्धि का जो सिद्धांत जो जोर देता है, किस पर जोर देता है फ्रेंड। तो ऑप्शन है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। और ऑप्शन थर्ड है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और ऑप्शन फोर्थ है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं नहीं होती हैं बुद्धिमत्ता में। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 5 का। ठीक है, जो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, आप लोगों को पता होगा कि जो गार्डनर जी हैं उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के
चरण को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के, और डैश दिया हुआ चरण को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथागत। ठीक है, जो प्रथागत होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, कन्वेंशनल जो चीज़ें होती हैं उसको दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड कि लेव वैगोस्की का सामाजिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश दिया हुआ है के महत्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है फ्रेंड? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सांस्कृतिक उपकरणों, और ऑप्शन सेकेंड है गुणारोपण, और ऑप्शन थर्ड है अभिप्रेरणा, और ऑप्शन फोर्थ है संतुलीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेव वैगोस्की का जो सामाजिकरण संस्कृति का परिप्रेक्ष्य अधिगम की प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा जो देता है फ्रेंड, वो सांस्कृतिक उपकरणों को जोड़ देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को, जिसको नहीं पता है तो मैं ज़रूर बता दी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीन पियाजे इन अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए जीन पियाजे का क्वेश्चन है, इसमें हमेशा की जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। तो आप लोग जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आने की आगे भी संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने ये संज्ञानात्मक जो विकास का जो सिद्धांत दिया था पियाजे ने, और उन्होंने ये जो 4 चरण बताए थे। देखिए फर्स्ट है, मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ, जो फर्स्ट है वो संवेदी या फिर पेशी गामक अवस्था कहा जाता है, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। और सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होता है। और थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होता है। और फोर्थ है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। ठीक है, आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें देखा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, और ऑप्शन सेकेंड है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, और ऑप्शन थर्ड है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, और ऑप्शन फोर्थ है स्कीमा मनोबंध। तो ये है ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा स्कीमा। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्कीमा के बारे में बता देती हूँ। स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की जो मानसिक संरचना बनती है माइंड में, उसे ही स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक आत्मसातीकरण होता है, और एक समाविष्टीकरण होता है, और संगठन होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। वो माइंड में जो आप ऐसा लगेगा कि ये मैंने देखा हुआ है, और ऐसे क्लिक करता है दिमाग में कि नहीं ऐसी चीज़ें हुई या फिर नहीं भी हुई हैं, तभी भी दिमाग में क्लिक करता है, उसको स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ठीक है, विकास का जो मुख्य गुण है वो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अमूर्त सोच का विकास, और ऑप्शन सेकेंड है विचार सोच में केंद्रीकरण, और ऑप्शन थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, और ऑप्शन फोर्थ है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का? तो जो इसका 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। ठीक है, जीन पियाजे के इसी में ये आता है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का जो मुख्य गुण क्या होता है, तो जो विचार है वो सोच में केंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विकास के जो संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं, और ऑप्शन सेकेंड है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, और ऑप्शन
थर्ड है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, और विकास जो है फोर्थ है कि विकास जो है वो बहुआयामी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये तो चीज़ें गलत है कि सिर्फ उसी में तो होगा नहीं। और इसमें देखिए एक वर्ड ये भी है कि ये केवल निगेटिव वर्ड है, और विकास केवल विद्यालय में ही होने वाले अधिगम से ही होता है, चीज़ें ये भी सही नहीं है। और विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभी के लिए समान होती है, विकास सभी के लिए समान नहीं होती है, सबका विकास अलग अलग होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, जो विकास है वो बहुआयामी होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड कि जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, जो जन्म से किशोरावस्था तक होता है वो विकास किस क्रम में होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है सांवेदिक मूर्त अमूर्त होता है, और ऑप्शन सेकंड है कि अमूर्त सांवेदिक मूर्त होता है, और ऑप्शन थर्ड है कि मूर्त अमूर्त या फिर सांवेदिक होता है, या फिर ऑप्शन फोर्थ है अमूर्त मूर्त और सांवेदिक होता है। तो इसका क्या होगा कि जन्म से जो किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम होता है वो जन्म से होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जो सांवेदिक होता है और फिर मूर्त होता है और फिर उसके बाद अमूर्त होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, और ऑप्शन सेकेंड है कि अध्यापक के पक्ष पर असफलता, और ऑप्शन थर्ड है कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, और ऑप्शन फोर्थ है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो किस प्रकार देखना, देखो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये चीज़ें तो सही नहीं है कि अधिगम की प्रक्रिया में कोई बाधा है तो वो विभिन्न मतलब प्रकार से देखा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। और अध्यापन के पक्ष में असफलता, ये भी चीज़ें सही नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के परियोजना है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 का फोर्थ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक समावेशी कक्षा में पर जो होना चाहिए, क्या जो होना चाहिए फ्रेंड? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, और ऑप्शन सेकंड है अभिवेदी समरूपी निर्देशों, और ऑप्शन थर्ड है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, और ऑप्शन फोर्थ है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इस जो समावेशी कक्षा में होते हैं वो सभी को लेकर साथ चलते हैं। जो समावेशी कक्षा होता है उसमें सभी जो छात्र होते हैं, चाहे उनका मेंटल लेवल या फिर आईक्यू लेवल कम है या फिर ज़्यादा है, सभी का जो है समान होता है। तो इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है ये राइट हो जाएगा, जो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम जो करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, तो जो दिव्यांगजन अधिगम अधिनियम जो था 2016 के अनुसार, तो किस निम्न से किस प्रकार की जो शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मंदित छात्र, और ऑप्शन सेकेंड है विकलांग छात्र, और ऑप्शन थर्ड है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, और ऑप्शन फोर्थ है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो जो इसमें कहा जाएगा जो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या फिर विकलांग छात्र कहा जाता है, या फिर मंदित छात्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो शारीरिक दिव्यांगता है फ्रेंड, तो छात्र जिसे, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, जो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड की अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, जो अधिगम में जो कठिनाई में जो बच्चे छात्र जो हैं वो जूझ रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक छात्र को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, और ऑप्शन सेकेंड है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, और ऑप्शन थर्ड है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, और ऑप्शन फोर्थ है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिगम कठिनाइयों से जो जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड की सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख जो लक्षण है वो क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, और ऑप्शन सेकेंड है कि अपसारी चिंतन, और ऑप्शन थर्ड है कि अति सक्रियता, और ऑप्शन फोर्थ है असर्तकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो मैं आप लोगों का भी वेट कर रही हूँ। वैसे मैं बता दे रही हूँ क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन को देख करके आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा कि नहीं। आप लोग उतने में ही, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम के टाइम है मैनेजमेंट वो ख़राब हो जाएगा। और आप लोग मैं यही बोलूँगी कि हर क्वेश्चन को ज़्यादा ही टाइम 1 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को उसमें मैथ भी लगाने होंगे। तो आप लोग इधर जो अपना है टाइम सेव करेंगे तभी उसमें मैथ में दे पाएंगे। ठीक है, तो जो ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को सोचते में सारा ही टाइम निकाल दें और टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का ख़राब हो जाए। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे से आप लोगों को ये जो सीरीज़ चला रही हूँ और सारी वीडियो हैं आप लोगों के हेल्पफुल के लिए, तो ज़रूर आप लोग जाके चेक करिएगा। तो देखिए 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड की विविध पृष्ठभूमियों के कर्ताओं को संबोधित करने के हेतु एक अध्यापक को, ठीक है, जो अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक फर्स्ट ऑप्शन है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो देखिए ये तो सारे सर गलत है कि कुछ भी अगर विविधता है संबंधी मुद्दे हैं तो उस पर टालना तो बातचीत नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका पहले हम लोग आगे भी देखते हैं। आगे में क्या है कि थर्ड ऑप्शन में कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑप्शन फोर्थ है कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो विविध विन्यासों के जो से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, और ऑप्शन सेकेंड है कि समस्याओं के बल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और ऑप्शन थर्ड है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा कर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 18 का? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जो अधिगम की अभिप्रेरणा है वो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है फ्रेंड, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को दंड देकर। तो ये चीज़ें तो एकदम नकारात्मक है। हम लोगों को कभी भी कोई भी जो अध्यापक है उनको कभी भी बच्चों को दंड देकर या फिर उनको मार कर पीट कर हम लोगों को ऐसे कुछ भी उनको नहीं सिखाना है, या फिर उनको रटा कर। ये सब चीज़ें एकदम ही निगेटिव वर्ड है, आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सेकंड क्या है कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। और ऑप्शन फोर्थ है कि यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो देखिए याद करने पर जोर देकर ये भी चीज़ें सही नहीं है। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये जो बहु आसान क्रियाकलाप देकर, ये बहुत आसान भी, ये चीज़ें सही नहीं है। ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट ऑप्शन है, जो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड की शर्मिंदगी क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन सेकंड है कि का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली। ऐसा तो नहीं है कि जो शर्मिंदगी बहुत प्रभावशाली है बच्चों पे। ऑप्शन फोर्थ है कि के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये भी चीज़ें सही नहीं है। देखिए जो ये शर्मिंदगी है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है, संज्ञान पर। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। चीज़ें एकदम ही गलत है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। और ऑप्शन थर्ड है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। और ऑप्शन फोर्थ है कि अनुकरण, नकल और दोहराव। तो किसका फोर्थ भी गलत है। बी और सी में से कौन सा राइट है फ्रेंड। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो जो संबंध के बीच जो संकल्पनाओं के बीच जो खोज संबंध में है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है फ्रेंड कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि क्या करना चाहिए विश्लेषण में। ऑप्शन फर्स्ट है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। और ऑप्शन सेकेंड है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। और ऑप्शन थर्ड है कि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। और ऑप्शन फोर्थ है कि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए इसका जो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड कि बच्चों की सीखने में कठिनाई होती है तब कब होती है फ्रेंड। जो बच्चे सीखते हैं उनमें कठिनाई कब होती है। ऑप्शन में पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। और ऑप्शन सेकंड वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। और ऑप्शन थर्ड है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। और ऑप्शन फोर्थ है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 23 का। तो देखिए जो सूचना है वो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती हैं अगर, तो ऐसी चीज़ें ये सही होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा 23 का। तो आई होप कि आप लोगों को फ्रेंड समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन सही लग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड करिएगा जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था
कौन सी है, ठीक है, सर्वोत्तम जो अवस्था है अधिगम की कौन सी है फ्रेंड। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उच्च उत्तेजना उच्च भय, और ऑप्शन सेकंड है उच्च निम्न उत्तेजना उच्च भय, और ऑप्शन थर्ड है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, और ऑप्शन फोर्थ है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है फ्रेंड, इसका आप लोगों को बताना है ऑप्शन में। तो अधिगम की जो सर्वोच्चम जो अवस्था होती है उसमें संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई भी भय नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, क्या है ज्ञान की संरचना में, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, और ऑप्शन सेकंड है कि बच्चों में पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की जो संरचना है वो किस पे निर्भर होती है फ्रेंड। तो जो इसमें सीधी सीधी बात है, जो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं उन्हीं पर ये निर्भर होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ठीक है। जो अधिगम के लिए वो निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है योग्यता सुधार्य है, और ऑप्शन सेकंड है योग्यता अटल है, और ऑप्शन थर्ड है कि प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऑप्शन फोर्थ है कि असफलता अनियंत्रित है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है फ्रेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये योग्यता सुधार्य है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर देखिए जो लोग भी या फिर सीटेट में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप लोग एक दो बार एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि आप लोग जो उसका जो OMR सीट है उसको भरने के लिए आप लोग ऐसा करिएगा कि अगर आप लोग CDP 30 क्वेश्चन का आप लोग पहले पेपर पे सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप 30 क्वेश्चन उस पर OMR सीट पे भर लीजिएगा गोला। क्योंकि ऐसे होता है कि बहुत लोग पूरा ही 150 क्वेश्चन पूरा पेपर पे भर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं, उसके बाद OMR सीट भरते हैं। तो बहुत लोगों का OMR सीट में भरना छूट जाता है, भले वो क्वेश्चन पूरे कर लिए हों पेपर में, लेकिन उनका जो गोला भरना है वो छूट जाता है। तो आप लोग ऐसे मत करिएगा, 30-30 क्वेश्चन का आप लोग दायरा बनाइएगा कि हम एक सब्जेक्ट का पूरा पहले क्वेश्चन लगाएंगे 30 क्वेश्चन, उसके बाद हम उसको OMR सीट पर भी भर लेंगे, उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों का जो है वो OMR सीट भी भरा जाएगा और आप लोगों का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। आप लोग ऐसे बिल्कुल मत करिएगा कि नहीं अभी तो 15 मिनट बाकी रहेगा, 10 मिनट बाकी रहेगा तो मैं उसमें गोला भर लूँगा, ऐसे ही गड़बड़ा जाता है। लोगों का होता है कि गलत हो जाता है, मैं गोला B में भरना है तो C में हो जाता है, C में भरना है तो D में हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस बातों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, और ऑप्शन सेकंड है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, और ऑप्शन थर्ड है बारंबार परीक्षाएं, और ऑप्शन फोर्थ है अन्वेषण और संवाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये अन्वेषण और जो संवाद है यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें ही जो बढ़ोतरी जो संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने का की सहायक जो होता है वो यही होता है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वो स्वयं से बात कर रही है कि वो कार्य पर किस प्रकार से प्रगति कर सकती है। लेव वैगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, ठीक है।
तो क्या दर्शाता है फ्रेंड, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, और ऑप्शन सेकेंड है स्व विनिमय नियमन, और ऑप्शन थर्ड है आत्म केंद्रीयता, और ऑप्शन फोर्थ है मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का। तो देखिए 28 का जो लेव वैगोस्की के अनुसार है, अगर हम कोई अपने आपसे ही स्वयं से बातें कर रहे हैं तो उसमें जो है स्व नियमन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा 28 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड की मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, जो मूल्यांकन पद्धति है उसमें लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों को नामांकित करना, और ऑप्शन सेकेंड है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को उनको विभाजित करना, और ऑप्शन सेकेंड थर्ड है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, और ऑप्शन फोर्थ है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का। तो देखिए जो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए उसमें से ये उसमें जो उनकी आवश्यकता की पहचान करना और उनकी ज़रूरतों को, ठीक है, विद्यार्थियों के, कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 का, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ठीक है, किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है केवल आनुवंशिकता पर। चीज़ें एकदम गलत है, उनकी जो विकास है सिर्फ आनुवंशिकता पर नहीं किया जा सकता, ना ही केवल पर्यावरण पर। तो ये ऑप्शन तो दोनों ही गलत है। और ऑप्शन थर्ड है कि ना आनुवंशिकता और ना पर्यावरण, ये भी चीज़ें सही नहीं है। देखिए सही जो ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ है आवश्यकता आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, ये दोनों ही लेकर हम चलेंगे, ना ही कोई हम पर्यावरण से ही अपना विकास कर सकते हैं और ना ही सिर्फ आनुवंशिकता से, हम दोनों ही हम लोगों को ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। ऐसे ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी। मैं आप लोगों को बोली हूँ कि मैं आप लोगों को सारा सीरीज़ करवाऊँगी इसका, जो प्रीवियस ईयर का है, जब से सीटेट हो रहा है और जब तक हुआ है, मैं पिछला वीडियो करवा चुकी हूँ। प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा और अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।